can't predict your life. तुम्हारी लाइफ विद सीआरपीएस एक तरह से एक फिल्मी ड्रामा है. हेलो गाइस, वेलकम टू द 6th एपिसोड ऑफ मिस्टर पॉडकास्ट। तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं सीआरपीएस के बारे में। वो और हमारी जो गेस्ट हैं डॉक्टर अनुभा महाजन, जो कि एक एंटरप्रेन्योर हैं, डेंटिस्ट हैं और एक साथ ही साथ सीआरपीएस वॉरियर भी हैं। और इस पॉडकास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि सीआरपीएस है क्या, और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है क्रोनिक पेन इंडिया, वो कैसे लोगों को अवेयर करती है, और उससे रिलेटेड काफ़ी और कुछ। तो यार चलो शुरू करते हैं। हे अनुवा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हाय शिवम. हाय, हेलो। तो यार आज हम लोग एक रेयर डिश के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अनक्यूरेबल है फॉर लाइफ टाइम। और आई थिंक हमारे जो लिसनर्स हैं और जो काफ़ी सारे लोग हैं जिनको आई थिंक इस बारे में नहीं मालूम होगा। इवन मेरे को भी नहीं मालूम था आपसे मिलने से पहले। लाइक इस डिसीज का नाम तो सीआरपीएस, और आप उसके लाइक वॉरियर रह चुके हो। तो आप बता सकते हो सीआरपीएस है क्या? तो पहले तो सीआरपीएस रेयर डिजीज, ठीक है. रेयर डिजीज उनको बोला जाता है जो बहुत कम लोगों को होती है, क्योंकि वो बीमारी काफी कम लोगों को इम्पैक्ट करती है. लाइक 1 in million इज द रेशियो कि एक इंसान 10 लाख लोगों में एक इंसान होगा जिसको रेयर डिजीज हो. ऐसे रेशियोज रहते हैं. देयर आर अराउंड 7 to 8,000 रेयर डिजीजेस. CRPS is called complex regional pain syndrome, and yeah, I live with it. So you can say that I am actually a CRPS warrior. मतलब that is like forever tag for me, क्योंकि as you mentioned that it is not curable, तो I have to live with it forever. मेरे को उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी निकालनी है. तो वो वॉरियर टर्म उसी के साथ आता है. बट कमिंग टू व्हाट सीआरपीएस इज, एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है. मतलब तुम्हारी नर्व्स को इम्पैक्ट करती है, जो यूजुअली किसी एक्सीडेंट या होता है जिसमें नर्व आपकी कंप्रेस हो जाए या फिर नर्व इंजरी हो जाए या कुछ इस तरह का हो जाए, तो उसके बाद बहुत रेयर सिनेरियोज में लोगों को सीआरपीएस हो जाता है. एंड क्योंकि ये तुम्हारे नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट कर रही है, इसलिए एक तरह से ये समझ लो कि तुम्हारी सेंसरी और मोटर सिस्टम पूरा इम्पैक्ट होता है. तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तुम्हारा पेरिफेरल, मतलब तुम्हारे हाथों की मूवमेंट से लेके पैरों की मूवमेंट से लेके हर चीज तुम्हारा नर्वस सिस्टम करता है. एंड क्योंकि ये तुम्हारे नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट कर रही है, तो जनरल लाइक बात करने के तरीके से लेके, जैसे मेरे शरीर में स्वेलिंग्स रहती है, सूजन आ जाती है, थोड़ा सा भी फ्लेयर आता है, मैं 24 घंटे दर्द में रहती हूँ. सो मेरे लिए क्रॉनिक पेन इज समथिंग दैट आई लिव विद 24/7. एंड तुम उससे भाग नहीं सकते. लाइक सीआरपीएस अगर आप पेन स्केल के अकॉर्डिंग देखो तो कैंसर, नॉन टर्मिनल कैंसर पेन के जस्ट थोड़ा सा ऊपर कहलाता है, और टर्मिनल कैंसर के नीचे. और लाइक इसके और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? लाइक अगर किसी को तो लाइक मालूम, उसका नॉलेज नहीं, तो लाइक इंसान को अगर देखना हो कि और ये सिम्टम्स होते हैं इसके, तो लाइक पता कैसे चलेगा ओके मेरे को ये है? सो बेसिकली पहली तो चीज यही है कि किसी नर्व इंजरी या ट्रॉमा के बाद होती है. एंड इसका नाम इटसेल्फ इज लाइक सीआरपीएस, कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम, इसी वजह से, बिकॉज इसको ना डायग्नोस करना भी आसान नहीं है. तुम्हें पहले डॉक्टर को पहले बाकी सारी इलनेसेस को रूल आउट करना पड़ेगा. एक एक्सक्लूजन क्राइटेरिया कहलाता है, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स है वो काफी सारी बीमारियों के साथ सिमिलर है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्रॉनिक पेन तो बताया, दैट्स बिगेस्ट सिम्टम जो 24 घंटे साथ रहता है. बट उसके साथ मसल स्पैजम्स, मसल स्टिफनेस, फटीग, हाथों और पैरों के कलर्स का चेंज हो सकता है, क्योंकि अगर आपका वैस्कुलर सप्लाई यानी खून का सप्लाई थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज होता है तो आपके हाथ और पैरों में डिस्कलरेशन दिखने लग जाती है. जब भी शरीर में मतलब लेवल ऑफ पेन इंक्रीज होता है तो बॉडी में स्वेलिंग्स आ जाती है, जो कहीं पर भी हो सकती है, फेस पे, नेक पे, हैंड्स पे. लाइक इट्स नॉट समथिंग जो आपको पता होगा कि यहीं पे स्वेलिंग आनी है. समथिंग, एंड
उसके साथ साथ मसल वेस्टिंग भी बहुत होती है. सो आपकी मसल्स बिल्ड होने से पहले आपके शरीर से बाहर जा रही है. सो देयर इज अ क्राइटेरिया कॉल्ड बुद्धा प्रेस क्राइटेरिया, जो उसको यूज किया जाता है क्लिनिकली इसको डायग्नोस करने के लिए. क्योंकि अगर आप ब्लड रिपोर्ट्स एंड एमआरआई पे जाओ तो आपका नर्वस सिस्टम और सब कुछ नॉर्मल दिख रहा होता है. एंड इसीलिए इसको, ये काफी यूनिक है, काफी रेयर है, एंड इसको डायग्नोस करना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. लाइक मुझे मेरा डायग्नोसिस 1 साल डॉक्टरों के चक्कर काटने के बाद मिला था. ओह गॉड. तो लाइक 1 साल बाद आपको मालूम पड़ा, तो लाइक कंडीशन कैसी थी उस टाइम? तब वो सिर्फ लेफ्ट लेग था, क्योंकि एक डॉक्टर की गलती से ये हुआ था. उस डॉक्टर ने एक एक्सीडेंट प्लास्टर टाइट लगा दिया था. वो प्लास्टर एक तरफ से मेरा नर्व सब चीजों पे बिलो द लेफ्ट लेग, सो नर्वस सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया, खून नीचे ऊपर आना कॉम्प्रोमाइज हो गया एंड ऑल, और उसकी वजह से हुआ था. तो मेरे लेफ्ट लेग में काफी दिक्कत रहती थी. मतलब मेरे को शुरुआत में ऐसा था कि मुझे अगर कोई मेरा पैर टच भी कर दे, लाइक कोई छोटा बच्चा भी, तो मुझे ऐसा लगता था कोई हथौड़े मारता है. लाइक सॉफ्ट टच भी हॉरिबल टच बन गया था, कि ऐसा लग रहा है कोई हथौड़े मार रहा है. एंड बैठने में, चलने में, लेटने में प्रॉब्लम होने लग गई. पूरा टाइम कॉन्स्टेंटली पेन, थोड़े थोड़े स्पैज़म, देन यू नो इट वाज लाइक शरीर से आग लगी हुई है, सब कुछ जल रहा है, हजारों चींटियां काट रही है तुम्हें, करंट्स जैसी फीलिंग आ रही है अंदर से. तुम 5 मिनट सही से बैठ नहीं पा रहे हो, तुम 10 मिनट एक पोजीशन में बैठ नहीं पा रहे हो, आप दोनों पैरों पे अपना पूरा वेट डाल के नहीं खड़े हो पा रहे हो. एक छोटा सा फोल्डर भी कभी कभार पैर पे रखने पे ऐसा लगता था कि किसी ने क्या 10 किलो की चीज रख दी है. फिर जैसे आपको मालूम पड़ा कि सीआरपीएस, फिर आपने लाइक आपने अपने को एजुकेट कैसे किया लाइक इसके लिए, कि कहाँ लाइक इन्फॉर्मेशन कहाँ से गैदर करी? बिकॉज अगर कोई इंटरनेट पे भी आता है तो कई बार समझ में नहीं आता ये एक्चुअली है क्या, तब भी. नहीं, बिल्कुल. इनफैक्ट इंटरनेट थोड़ा सा, अगर इंटरनेट पे सीआरपीएस के बारे में लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो, और अगर पिक्चर्स एंड इमेजेस देखने लगे तो काफी घबरा जाएंगे. मिसलीड काफी हो जाएगा. इंडियन कॉन्टेक्स्ट से पिक्चर्स मिलेंगी नहीं. हाँ, काफी 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 डिफरेंट हो वो, डेफिनेटली. एंड हर किसी को जरूरी नहीं है सीआरपीएस हो, लेकिन क्या कहते हैं, सॉरी, व्हाट वाज द क्वेश्चन अगेन? दिस इज अनदर सिम्पटम. तुम सडनली यू हैव अ कंफ्यूजन एंड तुम भूल जाते हो चीजें. या हाँ, तो मैं ये पूछ रहा आपने लाइक आपको जब मालूम पड़ा कि आपको सीआरपीएस, तो आपने उसको लेके नॉलेज कहाँ से इकट्ठा करा और एजुकेट कैसे किया अपने आप? अच्छा, हाउ डिड आई एजुकेट माई सेल्फ? सो फर्स्टली आई एम अ डेंटिस्ट, सो दैट इज वन पर्क आई हैव बीइंग अ डॉक्टर. तुम अपने बॉडी के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में सब कुछ अच्छे से पढ़ते हो. ऐसा कुछ नहीं है कि डेंटिस्ट को सिर्फ दांतों को देखना सिखाया जाता है. फर्स्ट 2 years ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर BDS is where you read about general anatomy, general surgery and everything, general medicine. तो तुम्हें वो बेसिक नॉलेज होती है. एंड जब मुझे सीआरपीएस का डायग्नोसिस मिला था, तो भी ट्रूथफुल डॉक्टर ने मुझे कुछ ज्यादा नहीं बताया था. इट वाज लाइक कि आपको सीआरपीएस है, ठीक है, क्या है, थोड़ा बहुत बोला कि आगे आने वाली जिंदगी में थोड़े चेंजेस आएंगे, लाइफ थोड़ी बदल जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट ये नहीं बोला कि यू नो इट इज अ प्रोग्रेसिव इलनेस. ये सब अभी एक टांग में नहीं है. विद टाइम ये किसी और बॉडी पार्ट में भी जा सकती है. आपको अपने आप को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग रखना पड़ेगा, क्योंकि वरना ये आपके नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट कर सकती है. नहीं, कुछ नहीं बताया. इनफैक्ट जब मैंने पहली बार पढ़ने की कोशिश भी करी थी, तो मैंने अपनी जनरल मेडिसिन की बुक उठाई थी, और मुझे सबसे बड़ा शौक लगा था क्योंकि उसमें सिर्फ 5 लाइनें लिखी थी, जिसमें पहली लाइन ये थी कि ये बीमारी वर्ल्ड वॉर 2 के समय से है, जिससे मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली. बेटर पहली लाइन थी कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के समय से केसेस देखे जा रहे हैं. सेकेंडली 1991 में इसका नाम RSD से CRPS कन्वर्ट हुआ था, ठीक है, और इसमें मल्टीपल इलनेसेस का कॉम्बिनेशन है. इन 5 लाइनों के अलावा मुझे अपनी जनरल मेडिसिन की किताब में भी कुछ नहीं मिला था. उसके बाद इट वाज मोर लाइक कि धीरे धीरे आर्टिकल्स पढ़ना शुरू करे. बीइंग अ डॉक्टर तुम्हारा प्रिविलेज जगह है कि तुम्हें जर्नल आर्टिकल्स एंड ऑल का एक्सेस होता है. तो सीआरपीएस पे आर्टिकल्स पढ़ना शुरू करे, अंडरस्टैंड करना शुरू किया कि कैसे तुम्हारी बॉडी इम्पैक्ट हो रही है,
टचवुड आई केम अक्रॉस अ फिजियोथेरेपिस्ट जो काफी अच्छा था, और उसने मुझे क्रॉनिक पेन समझने में काफी हेल्प किया। मुझे एक्चुअली में डिस्ट्रैक्शन मैकेनिज्म सिखाया कि अगर तुम दर्द में हो भी तो भी तुम कैसे ऐसा लाइक काम कर सकते हो, कैसे उस टाइम पे देख सकते हो और सब कुछ कर सकते हो कि दूसरे को नहीं पता चले कि तुम दर्द में हो, या तुम अपनी डेली लाइफ कैसे निकाल सकते हो। सो थेरेपी प्लेज अ मेजर रोल। तो धीरे धीरे इट वाज मोर लाइक कि न्यूट्रिशन पे ध्यान रखना, कि किस तरीके के खाने से सूजने तुम्हारे शरीर में बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती है। ये मतलब स्लो प्रोसेस में बट काफी सारा चेंज था, और आसान चेंज नहीं था। मतलब इट्स नॉट इजी टू लिव विद पेन 24/7 एंड नॉट बीन एबल टू सडनली, मतलब तुम्हारी लाइफ पे एक स्टॉपेज आ गया, तुम्हारी लाइफ 360 डिग्री घूम गई। एक नया फ्लिप है, तो सारे पन्ने वापस भरने हैं। फिर जब आपको जब आप कुछ टाइम लाइक आपका जो BDS वो कंप्लीट हो गया था, लाइक चल रहा था? Oh, I actually turned a dentist and a patient in the same month. So मेरी BDS complete हो गई थी. I was a dentist. I was treating patients and all, जब अचानक से ये injury मतलब हुई थी, and then it led to CRPS. So the whole time when even I was getting diagnosed, वो टाइम जब मैं 5 मिनट बैठ नहीं पा रही, खड़ी नहीं हो पा रही, कुछ नहीं कर पा रही वाली सिचुएशन में भी बहुत बार होता था कि रोना भी आ जाता था, लेकिन somehow still treating patients, I could touch wood, I would say कि सही डॉक्टर्स टाइमली, मतलब चाहे 1 साल बाद मिले बट कुछ सही डॉक्टर्स मिलने की वजह से एटलीस्ट ये था कि मुझे ये पता था मुझे कैसे अपने आप को संभालना है और कैसी चीजें करनी है। तो मैं डिस्पाइट द इश्यूज आई वाज स्टिल ट्रीटिंग पेशेंट्स एंड आई वाज एबल टू डू एवरीथिंग फ्रॉम दैट नोट। तो फिर लाइक जब आपको जैसे फिर लोगों ने लाइक जो अदर पीपल थे, लोगों ने फिर आपको इलनेस को कैसे लिया? लाइक उन्होंने समझा या मजाक बनाया या बोला ऐसा कुछ नहीं है, लाइक रूमर? क्या नहीं, मतलब र्यूमर तो नहीं बोलेंगे ऐसे। बेसिकली जब तक तुम्हें कोई ऐसी बीमारी होती है, एक और नाम है जो ऐसी इलनेसेस के लिए, रेयर डिजीजेस के लिए और ऐसी न्यूरोलॉजिकल इलनेसेस लाइक CRPS के लिए यूज होता है, दैट इज इनविजिबल इलनेस और इनविजिबल डिसेबिलिटी। इनविजिबल वर्ड ही इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि अगर मैं अभी भी तुम मुझसे बात कर रहे हो तो तुम्हें देखने में पता नहीं चल रहा होगा कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, बल्कि मुझे पता है कि कितनी दिक्कत है। हाँ, कि मेरा फेस भी अभी पेन में है। आई हैव फेस पेन ऑल्सो। सो मुझे अगर अपना ध्यान अभी डालूंगी तो मुझे पता है मेरी पीठ दुख रही है, मेरा चेहरा दर्द कर रहा है थोड़ा। सो बेसिकली थोड़ा सा इट विल, पहले तो मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या हो रहा है। 1 साल तो मुझे लगा ये पता लगाने में कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। डॉक्टर को, मतलब एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, जब तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है तो तुम दूसरों को भी क्या जवाब दोगे कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। तो अगर मुझे मेरा कोई दोस्त पूछता भी था या कुछ करता भी था तो मैं उसे यही बोल रही थी कि काफी दर्द है, बट दर्द की कोई परिभाषा नहीं समझ आ रही थी किसी को। काफी लोग ऐसे थे जो ये सोचने लगे थे कि मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ और कुछ नहीं है, बस इसी चक्कर में वो पूरा टाइम दर्द दर्द बोलती रहती है, वो बस घर में रह गई है, उसको बाहर आने का मन नहीं करता है, बहाने हैं बाहर नहीं निकलने के एंड ऑल। वो काफी डिप्रेस चल रही है। ऐसे भी मतलब काफी ऐसे दोस्त जो ऐसे शब्द यूज करते हैं, बट ऑन द अदर कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जिनको नहीं समझ आ रहा था, लेकिन आई वुड से टच वुड आई वाज ब्लेस्ड कि उन्होंने लेकिन थोड़ी कोशिश करी कि मतलब नहीं समझ भी आ रहा है बट फिर भी एफर्ट डाला टू बी इन माई लाइफ, और कि हाँ ठीक है क्या हो रहा है पूछना एंड ऑल। बट जजमेंट ज्यादा आई थी पहले। मतलब ये चीज एक नॉर्मल चीज है जो बोली जाती है किसी भी इनविजिबल इलनेस या डिसेबिलिटी वाले इंसान को, सब कुछ तुम्हारे इधर चल रहा है, सब कुछ तुम्हारे दिमाग में है, कुछ नहीं हो रहा है, थेरेपी की जरूरत नहीं है, थेरेपी जाके क्या करोगे, थेरेपी जा रहे हो तो मेंटल बीमारी हो, तुम मेंटली इल हो, फिजिकल इलनेस नहीं हो सकती। फिजियोथेरेपी के लिए तो बूढ़े लोग जाते हैं, तुम तो जवान हो, अभी तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हारी 21-22 साल की उम्र है, तुम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हो, वहां 60 साल के बूढ़े लोग आ रहे हैं, तुम क्या करोगे वहां पे जाके? जाओ पार्क में सैर कर लो, योगा कर लो, एक्सरसाइज कर लो, जिम चले जाओ,
फिजियोथेरेपी मत जाओ लेके। या हम लोग हमारे आसपास में लोगों का भी, सोसाइटी में यही लोगों का थिंकिंग है, अगर आप फिजियोथेरेपी के पास जा रहे हो तो आप लाइक क्यों जा रहे हो, ये पैसा बर्बाद हो रहा है। और दूसरा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो लोग उसको भी सीरियस नहीं लेते अपने यहाँ पे। ये लोगों को लगता है क्या जरूरत है इसकी। बट आई वुड से कि मेंटल हेल्थ थोड़ी सी ओवर एनालाइज्ड भी है। थेरेपी के लिए जरूरी नहीं है हर जो इंसान जा रहा है उसे कोई मेंटल हेल्थ इलनेस है। बहुत बार लोग अपनी जनरल एंजाइटी के लिए भी और फैमिली ट्रॉमा या किसी रीजन से भी मेंटल हेल्थ की हेल्प लेते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड जब तुम किसी लंबे समय वाली बीमारी के साथ जी रहे हो तो एंजाइटी डिप्रेशन बहुत नॉर्मल चीजें होती है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर तुम टाइम से थेरेपी ले रहे हो, सिर्फ ये समय क्योंकि तुम्हारे शरीर में अचानक से कुछ नया आ गया है और घबराहट हर किसी को होगी, तो पूरी दुनिया तुम्हें अलग तरीके से देख रही है अब और तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम कैसे उस टाइम पे अपने आप को मैनेज करो। तो वहां थेरेपी बहुत मेजर रोल प्ले करती है। देयर इज अ थिंग कॉल्ड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो एक्चुअली में थेरेपिस्ट यूज करते हैं जिनको लंबे समय की बीमारी होती है, स्पेशली क्रॉनिक पेन से। बट अगर मैं बोलूंगी मैं थेरेपी जा रही हूँ तो पहला इंसान सोचेगा ओ ये डिप्रेशन में, ये नहीं सोचेगा कि शायद ये अपनी रिकवरी के लिए जा रही है। तो लाइक जब दुनिया आपको अलग तरीके से देख रही थी उस टाइम पे आपके पेरेंट्स का क्या सिचुएशन था? लाइक आपके पेरेंट्स ने सब में कैसे सपोर्ट किया, उन्होंने ये सब कैसे हैंडल किया? क्यों उनके लिए भी बहुत बड़ा लाइक शॉकिंग था। आई थिंक सबके पेरेंट्स के लिए ऐसी शॉकिंग रहती है। डेफिनेटली ऐसा कुछ सबके पेरेंट्स के लिए शॉकिंग होगा। इनफैक्ट ये जो 360 डिग्री टर्म है ना कि मेरी जिंदगी 360 डिग्री घूम गई, ये मेरी मॉम का स्टेटमेंट है। काफी समय लगा एक्चुअली उनको भी, मतलब तुम अपने बच्चे को ऐसे दर्द में देख रहे हो हर दूसरे तीसरे दिन, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, और अब जब पूरी बॉडी इम्पैक्टेड है, हॉस्पिटल के चक्कर, इवन आईसीयू में देखना अपने बच्चे को और 5 मिनट मिल पाना बहुत ज्यादा होता है। एंड इनिशियली इट वाज लाइक कि सिर्फ टांग में था, किसी को भी इतना नहीं लगा था, मुझे भी नहीं एक्सपेक्टेड था कि विद टाइम बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन या किसी इशू की वजह से कि ये मेरी पूरी बॉडी इम्पैक्ट कर सकता है। तो इनिशियली मैं थेरेपी, काउंसलिंग, फिजियोथेरेपी एंड ऑल के थ्रू एंड मेडिसिन एंड डॉक्टर की हेल्प से काफी बेटर हो गई थी कि मैं नॉर्मली चल पा रही थी एंड ऑल। मेरा लिम्ब बहुत कम होता था कि मेरा पैर बिल्कुल डेड हालत में कि मैं नहीं चल पा रही। तो विद टाइम उनको बस ये लगने लगा कि ठीक है ये बीमारी हुई है बट अभी वो ठीक है। उनको ये नहीं समझ आ रहा था, जैसे मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ये लंबे समय पे चलने वाली है, नहीं पता कब क्या आएगा, और कोई इतना सोच भी नहीं रहा था। तो जब एक्चुअली में मेरा लेफ्ट हैंड इम्पैक्ट हुआ था, दैट वाज द टाइम कि मॉम पहली बार घबराई थी और उनको असलियत में समझ आया था कि ये मजाक नहीं करी थी। मतलब मैंने उन्हें इनिशियली समझाने की कोशिश करी थी कि मम्मा ये मेरे साथ पूरी जिंदगी रहने वाला है, ये डॉक्टर बोल रहा था। लेकिन मॉम वाज लाइक कि नहीं 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 नहीं, नेगेटिव मत सोच, ये मत कर, ठीक हो जाएगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट और क्योंकि मैं थेरेपी के साथ थोड़ी बेटर होने लगी थी तो उनके भी माइंडसेट में यही था कि सब सही चल रहा है, सब ठीक है, कभी कभार पैर में दर्द आता है तो उसको ब्रेक लेना होता है बस। लेकिन उनको ये चीज की बाकी बॉडी पार्ट्स में फैल सकती है, इसकी वजह से मेरी आवाज जा सकती है, इसकी वजह से मेरे चेहरे पे पेन आ सकता है, इसकी वजह से मेरे को और भी बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, मुझे सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। वो सब उनके लिए बिल्कुल नया था। और वो मुझे याद है मेरी मॉम और मैं बात कर रहे थे और वो बहुत घबराई हुई थी और मेरे को समझ नहीं आता वो क्यों घबराई है, कि मैं फाइनली अटक गई कि मॉम आज आपको बात करनी पड़ेगी। एंड वो लिटरली रोते रोते यही बोली थी कि मेरी बेटी की ना जिंदगी बिल्कुल सही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, और एक दिन अचानक से मेरी बेटी की जिंदगी 360 डिग्री घूम गई। अब मुझे बताओ कि मैं इसके साथ मेक पीस कैसे करूं। सच्ची बताओ तो जवाब नहीं था मेरे पास उस टाइम पे, लेकिन और एक लौता जवाब जो था वो ये था कि यार मुझे दिक्कत नहीं है, मैं इसके साथ जी रही हूँ, मुझे पता है मैं इसके साथ जी सकती हूँ, और मेरी ताकत कहीं ना कहीं आप लोगों से आती है। क्योंकि अगर आपने मुझे इतना कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग नहीं बना था कहीं से, तो मैं भी इसको नहीं झेल पा रही होती ना। तो अभी तो आपकी जगह मुझे भी रोना चाहिए क्योंकि बीमारी तो मेरे साथ है। तो विद टाइम धीरे धीरे वो एंजाइटी, वो डर, वो फियर अभी भी वो इक्वलेंट है।
आज भी मैं फेंट होती हूँ तो मेरी माँ उतनी घबराती है, लेकिन उन्हें समझ आने लग गया है एंड काफी मतलब इनफैक्ट वो दूसरों को एजुकेट करने लग गई। वो ये नहीं चाहती थी कि कभी किसी और के साथ ऐसा कुछ हो। सो डीप। लाइक मैं भी सोच रहा हूँ, अगर भाई गूज़बम्स आ गए मेरे को भी। एक मैं सोचा अगर मेरे आसपास किसी को हो, मेरे करीबी को, तो क्या होगा। लाइक डीप, सो डीप। तो लाइक इससे रिलेटेड आपने लाइक यूके और यूएस की यूनिवर्सिटी के साथ भी आपने आई थिंक वर्क किया था इसको लेके। सो एक्चुअली में आई रन अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड कॉनिक पेन इंडिया। सो Chronic Pain India, in short CPI, exists since last 4.5 years. So I founded it back in 2017. We registered as a non-profit organization in 2019. So जो आप UK and US वाली बात करो, those are like conferences and grants that we get, and we got the opportunity to work on different projects from the angle of chronic pain. कि मतलब क्रॉनिक पेन एक सिम्टम है जो बहुत सारी बीमारियों में होता है, इसीलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्रॉनिक पेन इंडिया है, क्योंकि हम उन सब बीमारियों को वॉइस दे रहे हैं जहाँ पे चाहे वो कोई क्रॉनिक इलनेस हो या डिसेबिलिटी, जहाँ पे क्रॉनिक पेन एक मेजर रोल प्ले करता है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में अभी भी इससे रिलेटेड इतनी जानकारियां नहीं है, हमारे पास उतनी लेवल ऑफ ट्रेन्ड डॉक्टर्स नहीं है, एंड गलती डॉक्टर्स की भी नहीं है, उनको इतना पढ़ाया नहीं जाता है इन बारियों में। जैसे मैंने बताया जनरल मेडिसिन की किताब में जब 5 लाइनें मिली, 5 लाइनें से ज्यादा कुछ नहीं मिला। तो इन सब रीजन से तुम्हें अगर सीरियसली कोई चेंज लाना है तो वो सोचते क्रॉनिक पेन इंडिया एग्जिस्टेंस में आया था, एंड अवेयरनेस, एजुकेशन अराउंड दीज इलनेसेस, एडवोकेसी। सो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के साथ हमने काम किया था। इट वाज अ ग्रांट कॉल्ड विजुअलाइजिंग पेन, व्हिच वाज अ बेसिकली स्टडी जो डॉक्टर डेब्रा बैटफील्ड वाज डूइंग, एंड इट वाज अ यूके इंडिया पायलट स्टडी। 6 दिन का इवेंट था वेयर हमने काफी लोगों के साथ इंटरेक्ट किया और वर्कशॉप्स करी, एंड लोगों की पेन को लेके परिभाषा जो है उसको रिकॉर्ड किया गया एंड एवरीथिंग। इनफैक्ट 2020 तक देयर वाज अ होप टू गेट अ बेटर ग्रांट एंड इस प्रोजेक्ट को थोड़ा बड़ा करके हिंदुस्तान में ज्यादा लोगों को रीच करने का एंड ऑल, बट कोविड की वजह से वो सब कुछ चला गया। सो एक वो अलग बात है, बट उसी तरह हमने थ्रू सीपीआई एंड अ लॉट ऑफ कॉन्फ्रेंसेस एंड ऑल के थ्रू काफी अवेयरनेस रेज करने की कोशिश करी है हिंदुस्तान में। अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन so we've been a part of conferences, panels, webinars. We have worked with from the disability, and we worked with NIUA, National Institute of Urban Affairs. We worked with DA, we worked with some parts of UN and NITI Aayog and all. Okay. अगर आपको लाइक इस पूरे सीआरपीएस की खुद की एक डेफिनेशन बनानी हो तो लाइक आप क्या डेफिनेशन दोगे सीआरपीएस, लाइक इस बीमारी को एक आप आपकी क्या डेफिनेशन दोगे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से? अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं क्या डेफिनेशन दूंगी? लाइक आप कैसे से एक्सप्लेन करोगे लोगों को? हाँ, ये ना दुनिया का सबसे मुश्किल क्वेश्चन है कि किसी को तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे। एक्सप्लेन से ज्यादा मैं ये बोलूंगी कि या ये वो बीमारी है जो मतलब जिस दिन से मेरे लाइफ में आई है मैंने एक चीज विश करी है कि भगवान ना करे कभी किसी और को, क्योंकि इसको झेलना इतना आसान नहीं है। तुम जब 9 आउट ऑफ 10 या 10 आउट ऑफ 10 पेन में होते हैं ना, उस टाइम पे जब तुम्हारा पूरा शरीर जल रहा होता है और बुरी तरह, और तुम चीखें निकलती है और वो चीखे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आंसू तुम रोक नहीं सकते, लेकिन उस टाइम भी तुम्हें झेलना पड़ता है। और कितनी देर में तुम्हें मदद मिलेगी, दवाइयां मिलेगी, और कितनी देर में कंट्रोल आएगा, और कोई भरोसा नहीं अगले दिन क्या होगा। इट्स लाइक यू कैंट प्रिडिक्ट योर लाइफ। तुम्हारी लाइफ विद सीआरपीएस एक तरह से एक फिल्मी ड्रामा है जो पूरा टाइम रील करता रहता है। कब कहाँ पे क्या ट्विस्ट आ जाए और कहाँ पे दर्द शुरू हो जाए, नो आइडिया। हाँ, कुछ नहीं पता। मतलब हाँ, मतलब एग्जैक्टली मतलब
कभी कभार मैं खुद ही अपने ऊपर जोक्स बना रही होती हूँ और अपने दोस्तों के साथ बैठी होती हूँ, तो मैंने ये मतलब मेरी लाइफ मतलब एक ड्रामा है इस मामले में, उनको भी पता है, जिस लाइक उन लोगों को आदत होगी उस ड्रामे का पार्ट रहने में कि कब कुछ होगा देखा जाएगा, लेकिन हाँ लाइफ इंटरेस्टिंग रहती है किसी ना किसी तरह। या लाइक जैसे कि आपने लाइक फ्री टाइम में लाइक कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करते हो, लाइक उससे आप कुछ मोटिवेशन या लाइक अपना रूटीन वगैरह को डिस्ट्रैक्ट कैसे करते हो आप, लाइक ड्राइंग, आर्ट्स? सो बेसिकली डिस्ट्रैक्शन इज द बिगेस्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेरे लिए। माय डिस्ट्रैक्शन मोड इज इन जनरल कि आई एम अ वर्कaholic, ठीक है। मैं लाइफ में काम करना 19 साल की उम्र में शुरू कर चुकी थी। व्हाइल आई वाज डूइंग माय बीडीएस मैं अपने डैड के साथ उनके बिजनेस में संभाला है। तो मेरे जैसे इंसान के लिए जब तक काम हाथ में है बाकी सारी चीजें मैनेज हो सकती है, उसके अलावा लेकिन एक स्टेट ऑफ मेंटल पीस फिर भी तुम्हें चाहिए होता है, क्योंकि रोज की भाग दौड़ और जो भी पूरे दुनिया में हो रहा है उसके साथ तुम्हारे अपने आप बॉडी को भी तुम्हें हेल्दी रखना है ऑल, तो डिस्ट्रैक्शंस काफी जरूरी होती है। तो मेरे लिए आर्ट इज माय फॉर्म ऑफ थेरेपी, जो मैं बंद नहीं कर सकती। इट्स लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मी। बिफोर सीआरपीएस मतलब आई वाज अ डांसर, आई वाज एक्चुअली अ लेवल 3 हिप हॉप dancer, level 2 jazz dancer, I was like I was a state level skater, I learned Kathak when I was like started learning Kathak when I was in KG or first standard. So ये सारी एक्टिविटीज मेरे लिए निल नेग्लिजिबल हो गई थी, लेकिन आर्ट एक ऐसी चीज थी, वन फॉर्म ऑफ आर्ट जो टिका वो स्केचिंग, पेंटिंग एंड वॉल म्यूरल्स करना एंड बस पेपर और पेन मिलना चाहिए, बाकी वो फ्लो के साथ चला जाता है कहीं ना कहीं। लाइक होल ऑलराउंडर, लाइक उससे पहले कुछ लेकिन काम चाहिए आपको। हाँ बट वही मैं कह रही हूँ ना, मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज होगी, जो मैं पहले थी और मैं जो अब कर रही हूँ उस लाइफ को तुम अगर मेजर करने की कोशिश करो तो कभी कभी मुझे भी लगता है कि पता नहीं मैं कर पाती या नहीं, या सेम होती लाइफ, या मेरे लाइफ चॉइसेस सेम होते या नहीं। ओके, तो इस पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन कि लाइक हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, तो उनके लिए एक फाइनल एडवाइस आप क्या देना चाहोगे? ओके सो आई से दिस अ लॉट एंड मैं ये काफी बार अपने डिस्कशन में भी लाती हूँ। लाइफ में ना बीमारियां या कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट तुम्हारी लाइफ में ना तुम्हें पूछ के नहीं आता है, ठीक है। तुम्हें दरवाजा खोल के कि हाँ भाई मेरे घर पे ये सब कुछ भेज देना या ये बीमारी भेज देना या मेरे घर पे ये इशू भेजना, तुम्हें नहीं पता होता। इट्स अनप्रिडिक्टेड, कब वो दरवाजे पे नॉक करके आ गई कोई चीज नहीं पता, लेकिन तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। अब तुम चाहे कैसे भी मूव करो आगे, बट अपने आप को ना रोक के अंदर घुटन में मत रखो। एक दरवाजा बंद होगा ना किसी चीज इशू आने से, लेकिन चार और नए दरवाजे होते हैं जो तुम खटखटा सकते हो, कहीं ना कहीं से तुम्हें मदद मिल जाएगी, कहीं ना कहीं से तुम्हें एक नया रास्ता मिल जाएगा। ये मत सोचना कभी जिंदगी में कि यार मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया इसलिए मेरी जिंदगी खत्म है, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, ये मेरी जिंदगी में एक स्टॉप आ गया, लेकिन अब ना आगे का रास्ता ना नया देखना है। अगर हम ऐसी थोड़ी सोच रखेंगे ना तो हम अपना बेटर ध्यान रख पाएंगे और हम जिंदगी में काफी कुछ ज्यादा कर पाएंगे। या ओके, सो इट्स सो ग्रेट टू टॉकिंग टू यू। लाइक आपकी लाइक जो आपका बीमारी रहा, आपने उससे लड़ा, और लाइक और आप इसी और लाइफ टाइम है उसके बाद भी लाइक आप दूसरों को हेल्प कर रहे हो कि वो लोग भी अपनी लाइफ की जो लड़ाई है वो लड़ते रहे, और सबका हेल्प कर रहे हो, सबको एजुकेट कर रहे हो इसको लेके। होप जल्दी से जल्दी लोगों को लाइक इसके बारे में अवेयर हो और लोग इस बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करें, लाइक डिस्कसिंग स्टार्ट कर दें। और आपने बताया जनरल मेडिसिन बुक में एक पूरा चैप्टर डिस्कशन से, बने, डायलॉग एक से ही आगे चैप्टर बात बने। बढ़ती है। हाँ हाँ, और आगे जाके मेडिकल में इसके लिए एक पूरा चैप्टर बने ताकि लोगों को मालूम पड़े।
आई होप ये सब हो। और गाइस मैं कहते जो भी लिंक है, लाइक उनका जो वेबसाइट है क्रोनिक पेन इंडिया, वो सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और उनसे रिलेटेड जो भी चीज होंगी सब डाल दूंगा। और आई थिंक जो भी मैंने पढ़ा है उससे रिलेटेड सारे लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। और होप आप जाके इनको फॉलो करो इंस्टाग्राम पर। थैंक यू सो मच। और गाइज थैंक यू अगर सो आपको मच शिवम। पॉडकास्ट, हाँ थैंक यू सो मच। और गाइज अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। या